बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, हाथापाई, तल्ख कलामी, नारे और शोर शराबा। सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के अराकीन ने अपने ही बागी अराकीन को मारा पीटा, कपड़े फाड़ दिए। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अरकान भी गुत्थम गुत्था हो गए। हंगामा तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ एमपीएस करीम बख्श कबोल, शहरियार शर और असलम अबड़ो की आमद पर हुआ। हुकूमती अरकान ने तीनों एमपीएस का ऐवान में आने पर इस्तकबाल किया, जिस पर पीटीआई के अरकान ने उन पर धावा बोल दिया। बीच बचाव के लिए आने वाले पीपल्स पार्टी के अरकान भी जद में आ गए। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अरकान भी गुत्थम गुत्था हो गए। हंगामा आराई के बाइस सिंध असेंबली का इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। पीटीआई के नाराज अरकान सिंध असेंबली असलम अबड़ो और शहरियार शर ने एक बार फिर अपने अगवा का तासुर रद्द कर दिया। दोनों ने पीटीआई के उम्मीदवारों फैसल वावडा और सैफुल्लाह अबड़ो को वोट देने से इनकार कर दिया है। असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में असलम अबड़ो ने कहा कि पीटीआई के सब अरकान गैर सियासी हैं। वो 2.5 साल गवर्नर के सामने चिल्लाते रहे कि सिंध में तरक्याती काम करें। कोई वफाकी वजीर देही सिंध में नहीं आया। शहरियार शर बोले, बैलेट खुफिया है, वो चाहते तो छुप कर भी वोट दे सकते थे। साफ कहते हैं सैफुल्लाह अबड़ो और फैसल वावडा को वोट नहीं देंगे। जमीर के मुताबिक वोट देना उनका जमहूरी हक है। पीटीआई में रहेंगे, मगर इजहार नाराजगी जो है वो हमारा जमहूरी हक है। आइन हमें, पाकिस्तान का आइन हमें इजाजत देता है कि हम अपना वोट जहां हमारा ज़मीर मुतमईन हो हम वहां करेंगे। हम क्या 5 साल 10 साल के बच्चे हैं कि इन्होंने उठा के गाड़ी में डाल दिया, हमें अगवा कर लिया। तो बात ये है कि ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा नहीं करे। मैं इनको ये कहता हूँ कि ये तो सारे गैर सियासी आदमी है। जो मैं वायदा करके आया था कि मैं आप जकाबाद के मिसाइल को हल करूंगा, हम अंदरून सिंध के मिसाइल को हल करेंगे। तो 3 साल में ये लोग बताएं कि क्या इन्होंने किया। इसकी मजाल है, हमें कोई अगवा करेगा। हम कोई बकरे नहीं उठा के हमें गाड़ी में लेके जाएंगे। मेरे भाई, हम अपनी मर्जी से वोट करेंगे, ये हमारा हक है। हम चलाते रहे, हमें कुछ दो, अवाम के पास जाना है, हमें गालियां नहीं खानी। वोट हमारे ज़मीर का है, जिससे हमारा ज़मीर मुतमिन होगा हम उसे वोट देंगे। इससे अपना ये क्या नाम है उसका, सैफुल्लाह अबड़ो और वाडा साहब, ये उस पर हमारा ज़मीर मुतमिन नहीं है, हम उनको वोट नहीं कराएंगे। ये वोट सीक्रेट था तो हम छुप के भी दे सकते थे ना, हम क्यों छुपे? हम कोई चोर हैं? इस बारे में आपको मजीद भी बताएंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बात ये थी कि उसमें 2 बड़ी पार्टीज जो थी उस वक्त की, PMLN और पीपल्स पार्टी, उसकी लीडरशिप ने डिसाइड किया कि सेनेट का इलेक्शन जो है ओपन किया जाएगा। इमरान खान 2013 से मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि सेनेट का इलेक्शन जो है उसको ओपन करने की ज़रूरत है। और ये बहस सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं थी, इससे पहले अगर आप बाकी दुनिया की मिसालें उठा करके देखें तो अमेरिका में ये तकरीबन 100 साल ये बहस रही। और अमेरिका में कहा गया कि जो हमारा सेनेट है वो तो बिल्कुल बिलियनर्स क्लब बन गया है, लिहाजा अमेरिका में उन्होंने ये रिफॉर्म किया कि उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शंस की तरफ चले गए। हिंदुस्तान के अंदर 1974 से ये बहस हुई और हिंदुस्तान में ये फ़ैसला किया गया कि जो बैलेट पेपर है वो पार्टी का जो नॉमिनी है सदर का, उसको देख के डाला जाएगा। अगर आप जो पार्टी का नुमाइंदा है उसको बैलेट पेपर नहीं दिखाते तो वो इनवैलिड तस्वर होता है। इसी तरह से और बहुत सारे ममालिक ने जो सेनेट का इलेक्शन है उसको ओपन कर दिया। और उसकी बड़ी वजह ये भी है कि देखिए, बतौर जब MNA मैं सेनेट में वोट डालता हूँ तो मैं अपने हलके के लोगों का अमानत जो है वो एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ। तो मेरे हलके के लोगों को पता होना चाहिए कि मैं अपना वोट जो है वो किधर डाल रहा हूँ। इसकी वजह से ये जो सेनेट का इलेक्शन है इसको हमने एक ओपन करने की कोशिश की। जो कानून हम लेके आए ये एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वही कानून है जो 2015 में PMLN लेके आई। फ़र्क ये है कि 2015 में जब नून लीग ये कानून लेके आई कि आप वोट ओपन करें, तो इमरान खान अपोजिशन में होते हुए वो वाहिद आवाज़ थे जो कह रहे थे कि ये लॉ बिल्कुल सही है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। अब जब तहरीक इंसाफ ये कानून लेकर आई तो नून लीग की जो नाबालिग की आदत है वो पीपल्स पार्टी की गोद में जाके बैठ गई और पीपल्स पार्टी ने उनको तसल्ली दी कि नहीं, हम वोटें ख़रीद लेंगे, लिहाजा आप इस कानून की मुखालफत करें। और एक ही थैली के चट्टे बट्टे बनकर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस कानून की मुखालफत शुरू कर दी।
मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में भी आर्टिकल 226 के अंदर हमारा इस्तदलाल ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता होना चाहिए कि उनके नुमाइंदे वोट किधर डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये आप हक मांग रहे हैं ये तो आर्टिकल 226 में तरमीम के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन आर्टिकल 218 के तहत जो इलेक्शन कमीशन है उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो बैलेट को देख सके, और जो सीक्रेसी ऑफ द बैलेट यानी खुफिया राय दही का जो असूल है वो हतमी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तहरीर किया। कल हम यही मुद्दा लेके इलेक्शन कमीशन के पास गए। शफकत महमूद साहब थे, डॉक्टर बाबर अवान थे, शहजाद अकबर साहब थे, मैं था। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने ये मुद्दा रखा कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है अगर वो आपके इख्तियारात में इजाफा कर रही है, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज तो वोट नहीं देख सकेंगी लेकिन इलेक्शन कमीशन वोट देख सकेगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मनोअन अमल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारी जो गुजारिशात थी उनको बड़े गौर से सुना, उसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के बड़े शुक्रगुजार हैं। उन्होंने सारी तहरीर भी किया, लेकिन आज सुबह इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वो इत्तफाक तो करते हैं इस बात से कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मनोअन अमल दरामद भी करना चाहते हैं, लेकिन वक्त नहीं है। हम बड़े एहतराम से इलेक्शन कमीशन का ये जो मौक़िफ़ है कि वक्त नहीं है, लिहाजा इस इलेक्शन को उसी तरीके से कराना चाहिए जिस तरीके से पिछले इलेक्शन हुए हैं, उस मौक़िफ़ के को हमारे ख़्याल में ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ कमज़ोर है, क्योंकि इसकी दो वजूहात हैं। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन है आर्टिकल 186 के अंदर, ये 2005 से पहले तो ओपिनियन थी, राय थी, और इसका माना जाना या ना माना जाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन 2005 में हसबा बिल के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन आई उसमें 9 जजेस की ये जजमेंट थी कि 186 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट कोई राय देगी वो तमाम इदारों के ऊपर बाइंडिंग है। सो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जिस तरह से हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग है, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बाइंडिंग है। और ये कहना कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ये है लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है या हमारी तैयारी नहीं है, ये काफ़ी कमज़ोर दलील है, ख़ुसूसन उन हालात में जबकि हमने इलेक्शन कमीशन को अपनी पूरी मुआवनत पेश की और हमने इलेक्शन कमीशन को अर्ज़ किया कि आपको जो भी टेक्नोलॉजी इसमें चाहिए, हुकूमती इदारे आपके लिए हाजिर हैं। और देखिए, हम तो रोज़ाना करेंसी नोट छापते हैं, उससे ज़्यादा सिक्योर टेंडर, उससे ज़्यादा महफूज जो कागज़ है वो तो और कोई नहीं हो सकता। लिहाजा हमारे पास टेक्नोलॉजी तो सारी मौजूद है। आपने टोटल 1600 या 1700 बैलेट पेपर आपने छापने हैं, हज़ारों लाखों बैलेट पेपर तो आपने छापने नहीं हैं, और तमाम बैलेट पेपर जो हैं वो फिंगरप्रिंट हो सकते थे और आसानी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद हो सकता था। लेकिन ये मामला बुनियादी तौर के ऊपर अब इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान है। हम सिर्फ ये जो नुक्ता है वो रखना चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है कि वो अवेलेबल है या नहीं है, वो 100% अवेलेबल है, और हम समझते हैं कि शफाफ इलेक्शन के लिए उसे बरूए कार लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरा, आपका, पाकिस्तान की सियासी जमातों का, पाकिस्तान के अवाम का इंटरेस्ट ये होगा कि ऐसे इंतखाबात हों जिनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। अभी आप देखिए सिंध में क्या हो रहा है। कल 3 MPs को वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि किस तरह से 3 MNAs को उठा लिया गया। आज एक MPA उनमें से सिंध असम्बली में आए और उन्होंने बाकायदा फ्लोर के ऊपर खड़े होके अपने ऊपर बीती जो दास्तान थी जो उनके ऊपर बीती वो सुनाने की सही की कोशिश की, और उसके बाद वहाँ पर एक धक्कमपेल हो गई। सो इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो एक बैलेट बांटेगा और कलेक्ट करेगा, उसको शफाफ बनाना भी इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, और सेनेट के इंतखाबात में इस ज़िम्मेदारी को इलेक्शन कमीशन को पूरा करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है
कि इलेक्शन कमीशन सिंध में होने वाले वाक़यात का नोटिस लेगा और फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर कोई इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाएगी। और इसके साथ साथ जिस तरीके से आसिफ जरदारी साहब तो इतने बीमार थे कि वो तो अदालत नहीं आ सकते, हर अदालती पेशी के ऊपर जरदारी साहब का तो एक पूरा एप्लीकेशन आती है कि वो बहुत बीमार हैं और वो अदालत का सामना नहीं कर सकते। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कैंपेन के लिए वो कराची से लाहौर तशरीफ़ लाए हैं। हमने पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में हिस्सा बकदर जुस्सा मांगा है। जितने हमारी सीटें बनती हैं हमने उतने ही कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, हमने कहीं पर भी ज़्यादा कैंडिडेट खड़े नहीं किए। आप मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी किस हैसियत से नेशनल असम्बली में ये सीट चाहती है? इस वक्त तो पूरी अपोजिशन मिलके भी ये सीट नहीं जीत सकती। तो सवाए इसके कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करें, सवाए इसके कि वो लोगों को ख़रीदें, और क्या उनके पास जो है वो तरीका रह जाता है? इलेक्शन कमीशन को इस बात का भी नोटिस लेना चाहिए। और ये तमाम वो ट्रेल है जो कि ज़रूरी है इलेक्शन कमीशन को इसलिए बताना और इसलिए उनके नोटिस में लाना कि इलेक्शन को शफाफ बनाना एक इंतहाई अहम ज़िम्मेदारी है जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दी है और इसके ऊपर अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी है। अब आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़ोराना दिया, तमाम जो हमारे पार्लिमानी पार्टी है वो उसमें शामिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 181 लोग जो हैं वो इस वक्त कुल हैं। 172 लोग आपको मालूम है कि हतमी अक्सरियत कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नेशनल असम्बली में। आज 181 में से 176 लोग जो हैं उन्होंने ज़ोराने में शिरकत की। असद कैसर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये 2-3 लोग जो हैं कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से या देर से आए या ज़ाहिर है कि वो वहाँ पे नहीं आ सके। लेकिन हमारे पास इस वक्त जो टोटल नंबर है वो 181 के लगभग है और हमें उम्मीद है कि कल इसमें इजाफ़ा भी मुमकिन है कि हो, और ये एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। इसी तरीके से इसलिए हमारे जो दोनों उम्मीदवार हैं हफीज़ शेख साहब और फौजिया साहिबा, दोनों बड़ी महफूज तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन जीत जाएंगे। ख़ातून उम्मीदवार का तो PMLN की किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन है। आज मैंने तमाम MNA से भी पूछा कि वो कौन है जो कि PMLN की ख़ातून उम्मीदवार हैं, तो पता चला कि उनका तो PMLN वालों को भी नहीं पता। एक्चुअली शाहिद खान अब्बासी साहब ने हमारी जो MNA साहिबा थी उनको बताया, पूछा कि ये कौन है, किन को खड़ा कर दिया, तो उनकी अपनी हालत जो है वो कैंपेन की ये है। इसीलिए अब आप देखेंगे कि चूँकि एक सियासी नाबालिग क़यादत है इस वक्त पीपल्स पार्टी की और PMLN की, जो समझते हैं कि फजलुर रहमान साहब के मदरसे के बच्चों के बल के ऊपर वो मुल्क में इनकलाब ले आएंगे, वो अब फिर दोबारा गियर शिफ्ट कर रहे हैं। आज से 48 घंटे पहले उनको लग रहा था कि पता नहीं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के आने से कोई इनकलाब आ जाएगा और हम इस्लामाबाद की नशिस्त जीत जाएंगे। आज की दोबारा बयानात जो हैं वो लॉन्ग मार्च की तरफ चले गए हैं। इन्होंने आपस में जो जिम्मेदारियां बांटी थी, मरियम नवाज़ जो हैं वो बुरी तरह नाकाम हुई सियासी मैदान जलसों को जमाने में, और बिलावल साहब बुरी तरह नाकाम हुए हैं पार्लिमान में। और मुझे उम्मीद ये है कि ये इनकी जो सियासी जमातों में जो सीरियस लोग हैं वो देखेंगे कि ये नाबालिग सियासी जमातें जो हैं, सियासी क़यादत जो है उसके हवाले सियासत नहीं की जा सकती। और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उनका वो कद नहीं है कि वो मुल्क में सिर्फ मदरसे के बच्चों के बल के ऊपर कोई तब्दीली ला सकें। पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में तहरीक इंसाफ एक बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। सेनेट का इलेक्शन आखिरी बड़ा सियासी मार्का है, इसके बाद तो अगले इलेक्शन जो हैं वो हैं ही बाद में 3 साल। हम ये समझते हैं कि जो सियासी चूरन बेचने की कोशिश की है अपोजिशन ने वो बुरी तरह नाकाम हुई है। और अब से कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो
बात कर रहे थे इकॉनमी के ऊपर। अगर PMLN और पीपल्स पार्टी के लोगों में थोड़ी सी भी कोई शर्म हया हो तो वो 4-5 साल तो इकॉनमी के ऊपर बात ही ना करें, ताकि लोग कम अज़ कम उनकी शक्लें भूल जाएं कि जो उन्होंने हमारे साथ किया, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। कि 2008 तक जब पहली बार ये डेकेड ऑफ डार्कनेस जो है वो पाकिस्तान पे नाजिल हुआ तो टोटल हमारा कर्जा जो था वो 6000 अरब रुपए था, और 1947 से लेकर के 2006 तक हमारा टोटल कर्जा 6000 अरब रुपए था, और 2008 से लेकर के 2018 तक का जो 10 साल है उसमें ये कर्जा हमारा बढ़ के 30,000 अरब के ऊपर चला गया। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 1947 से लेकर 2006 तक हमने क्या क्या किया, और 2008 से लेकर 2018 तक हमने उस कर्जे का इस्तेमाल क्या क्या किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त अपोजिशन की सियासत है वो आखिरी दमों के ऊपर है, और कल की जो इंशाल्लाह अब्दुल हफीज़ शेख साहब की और फौजिया अरशद साहिबा की जो जीत होगी सेनेट में, वो अपोजिशन की इस सियासत में के ताबूत में आखिरी कील होगी। बहुत शुक्रिया। जी ऑडियंस से लेकर अदालती सियासी खिलाफी जंग काफ़ी लड़ी आपने और बैलेट के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में आकर की आपने, आप क्या समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की राय है उसकी इंक्वेस्टी में अगर इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता तो ये तो इन अदालत है, या आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? देखिए, मैं नहीं समझता कि हमें कोई तौहीन अदालत इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बात करने की, ये बड़ी सख्त बात होगी। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों हमारे लिए बड़े मोहतरम इदारे हैं। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो पार्लिमान के अलावा, पार्लिमान सुप्रीम कोर्ट से बालातर इदारा है। अगर बालातर इस सेंस में कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को कालदम भी करार दे सकता है। पार्लियामेंट के अलावा बाकी जो तमाम इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म उनके ऊपर बाइंडिंग है, और इलेक्शन कमीशन भी ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक ऐसा ही इदारा है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया से सर ये बताइएगा कि कौमी असम्बली में वाज़े जो अदली अक्सरियत PTI को और उनके इत्तेहादियों को हासिल है, और अपोजिशन के वोटों की तादाद उससे कम है, लेकिन सर आप लोगों की खुफिया बैलेट के खिलाफ जो इतनी कोशिशें थी उसके बावजूद जो फैसला आया और जिस तरह से बैलेटिंग की जा रही है। इस्लामाबाद में फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अरकान असम्बली के एजाज़ में ज़ोहराने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक ज़ोहराने में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग क़ाफ, MQM की क़यादत ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई से। अयाज़, मज़ीद ज़ोहराने में कौन कौन आया, कौन कौन सी जमात आई, कौन कौन सी नहीं आई, क्या फ़ैसले हुए? देखिए जी, इस वक्त ये बड़ा अहम था क्योंकि कल इलेक्शन है, और उससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने आज तमाम जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस थे, यानी MNAs, और इसके साथ साथ जो इत्तेहादी थे, उन तमाम को आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ज़ोहराने पर मौजूद किया था, जिसमें तहरीक इंसाफ के MNAs के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उनकी क़यादत थी, साथ साथ MQM की जो आला क़यादत थी उन्होंने शिरकत की, साथ साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी के भी और UDA के भी जो अरकान थे उन्होंने भी शिरकत की। जिन लोगों ने शिरकत नहीं की उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कराची के MNA हैं आमिर लियाकत हुसैन, वो ज़राए के मुताबिक इस दौरान में शरीक नहीं थे। मुस्लिम लीग काफ के MNA मोहल्ले सलाई भी इस दौरान में शरीक नहीं हुए। ठीक है अयाज, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। लाहौर के इलाके डिफेंस में 15 साला घरेलू मुलाजमा ने मुबैना खुदकुशी कर ली। मकतूला विहाड़ी की रिहायशी थी। पुलिस के मुताबिक थाना डिफेंसी के इलाके में 15 साला मारिया डॉक्टर नोमान नामी के घर 2 साल से मुलाजमा थी। मारिया बेडरूम की सफाई करने गई और फिर बाहर ना आई। डॉक्टर नोमान की अहलिया ने जाकर देखा तो मारिया ने पंखे से फंदा लगाया हुआ था। इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि मारिया की कुछ अर्सा पहले खाला के बेटे से मंगनी हुई थी, जिस पर वो राजी ना थी।